मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है ये टोटल 5 पोर्शंस में डिवाइड रहता है, जिसमें वन ऑफ देम होता है सीडीबी पोर्शन, जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन पेपर में, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन। कार्ल रोजर्स ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने किसकी बात करी थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी है। ओके, ये कैसी अप्रोच मानते हैं? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं। जैसे कि हम और कौन सी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ते हैं? मैस्लो हायरार्की पढ़ी होगी, जिससे और किसके नाम से जाना जाता है? हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से। ठीक है, तो कार्ल रोजर्स भी वन ऑफ देम हैं जो किसकी बात करते हैं? हायरार्की की बात करेंगे या स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात करेंगे, जो नीड्स से रिलेटेड है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड होगा। तो जैसे कि ऑप्शन है ईगो एंड सुपर ईगो। अब हमें पता है ईगो और सुपर ईगो की बात किसने करी थी? सिगमंड ने करी है ना। सिगमंड की कौन सी थ्योरी है? पूरा नाम आ गया सिगमंड फ्राइड, और थ्योरी का नाम आ गया साइको एनालिटिक थ्योरी। तो ये ईगो और सुपर ईगो तो उनसे रिलेटेड हुआ। यहाँ पूछा है कार्ल रोजर से, तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ। हाँ, इन्होंने बात किस पे इनका ज़्यादा फोकस था या एम्फेसाइज था? इन्होंने बात की है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी इन फॉर्मिंग ए सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ऐसा तो कुछ बात हो रही है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ की। नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं, कॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, या फिर इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी। कार्ल रोजर्स ने क्या दिया है? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी या स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, और इन्होंने किसकी बात करी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी दैट वी ऑल एक्सपीरियंस ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल क्राइसिस थ्रू आउट आवर लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय। एक स्टेज थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हैं, और उन्होंने क्या बोला कि थ्रू आउट द लाइफ, जब से हम पैदा होते हैं टिल डेथ, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस फेस करते हैं, और जब हम इन क्राइसिस को ओवरकम कर लेते हैं तब हमारी एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये किसने बात करी है? ये बात करी है एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, थ्योरी का नाम क्या आ जाता है? साइको सोशल थ्योरी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, एरिक्सन। पूरा नाम है एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटम एनालिसिस इज असेंशियल टू टेस्ट कंस्ट्रक्शन बिकॉज। जो आइटम एनालिसिस है वो असेंशियल है टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। क्यों? क्या किया जाता है यहाँ पे? क्या प्रोवाइड करता है ये? इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट, या फिर इट प्रोवाइड्स फॉर reliability of the test या in the test, it provides for validity in the test, या it provides for the construct validity in the test। तो अगर आइटम एनालिसिस की बात करें, क्यों ये असेंशियल है टेस्ट कंस्ट्रक्शन में? क्या करता है ये? फीडबैक देता है ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट के लिए। तो राइट आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच एम्फेसाइजेस अनकॉन्शियस मोटिवेशन एज फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर इज। किसने बात करी है अनकॉन्शियस मोटिवेशन की ह्यूमन बिहेवियर में? तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी है ये, या गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एंड फील्ड थ्योरी है, साइको एनालिसिस है, या फिर रैशनल इमोटिव थेरेपी है। तो जब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस बिहेवियर, इंटरेक्शन, मोटिवेशन की बात की जाती है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? साइको एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस किसको बोला जाता है? सिगमंड फ्राइड को बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोरालिटी ऑफ सेल्फ accepted principles was proposed by पियाजे, फ्राइड, एरिक्सन या कोहलबर्ग। तो इनमें से जो मोरालिटी से रिलेटेड थ्योरी थी वो किसने दी है? किसने इसके बारे में बात करी है? वो आ जाते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। तो राइट आंसर आ गया डी। पियाजे ने किसकी बात की है? कोग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने भी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात की है, बट सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स की जो बात करते हैं वो आ जाते हैं कोहलबर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज टेस्ट डिड मैक्लेनेंट फर्स्ट यूज टू मेजर द नीड ऑफ अचीवमेंट? बैली स्केल्स, वेचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, मिनेस्टो मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इन्होंने क्या यूज़ किया था, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया फिर से कार्ल रोजर से, ह्यूमन मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द यूज नीड ऑफ, किस पे बेस्ड है? अब जो HBTET होता है उसमें क्या किया जाता है, कई बार एक ही थ्योरी में से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, और कोई दूसरी थ्योरी छोड़ दी जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम मतलब जितनी हो सके उतनी थ्योरीज आनी चाहिए, क्योंकि अगर कई बार ऐसा है एक थ्योरी आपकी मिस है तो चांसेस है कि 2-3 क्वेश्चन आप मिस कर जाओ। ओके, वैसे तो अगर आउट ऑफ 30 आप 22 मार्क्स भी ले लेते हो किसी भी आपके सब्जेक्ट में, किसी भी पोर्शन में, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप क्या कर लो 60% मार्क आपके आ ही जाते हैं। क्लियर है? फिर भी आपने ट्राई करना है कि जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छा स्कोर करो, जिसमें वन ऑफ देम आ जाता है आपका सिड पे। बाकी आपकी टोटल इंटरेस्ट और एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा स्कोरिंग है आपके लिए। ठीक है, तो कार्ल रोजर से क्वेश्चन आ गया अगेन। ऑप्शन है एक्सप्रेस वंस सेक्सुअलिटी एंड एग्रेसिव नेचर, एक्चुअलाइज एंड एनहेंस द सेल्फ थ्रू एक्सपीरियंस, फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, या फिर स्ट्राइव फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर फिर से क्या हो जाएगा, इन्होंने एक्चुअलाइजेशन सेल्फ की बात करी है, तो राइट आंसर आ गया बी। ठीक है, मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन आता होता यहाँ पे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने भी दी है, ब्रूनर ने भी दी है। क्लियर है? दोनों ही क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट आ जाते हैं। द आइकॉनिक स्टेज इज कंसर्न्ड विद, किसके साथ आइकॉनिक स्टेज किसके साथ कंसर्न्ड है? लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ, यूज़ ऑफ विजुअल इमेजेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, या फिर यूज़ ऑफ एक्शन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, या सिम्बोलिज्म इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। तो ये किसकी बात करते हैं, यूज़ ऑफ विजुअल इमेजेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जहाँ पे आप एक तरह से मतलब बोल सकते हो क्रिएटिव थिंकर्स हो, है ना। तो क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, वन सॉल्यूशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़, या फिर कैटेगराइजेशन। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब आप क्या हो, क्रिएटिव थिंकर हो, आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ चलते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, आप किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए अलग अलग मेथड्स का, अलग अलग सॉल्यूशंस का यूज़ करते हो और अल्टीमेटली करेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच भी जाते हो। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या आ जाएगा, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है all of the following are characteristics of pre-operational stage of development except, ये चारों में से 3 क्या होंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, और एक नहीं है, आपको वो आंसर चूज़ करना है। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने बोली है, जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज है, सेकेंड स्टेज आ जाती है 2 से 7 साल तक। यहाँ की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती हैं, ईगोसेंट्रिक थॉट होते हैं, सिम्बॉलिक थॉट्स होते हैं, काउज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। ये सारी मेन करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। सो लेट्स सी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है। ईगोसेंट्रिक थॉट होता है, राइट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन बच्चे में कब आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, 7 to 11 ईयर्स के बीच में आता है। तो ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं हुई। नेक्स्ट है स्टैटिक थिंकिंग, अब बच्चे में यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, स्टैटिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ये तो होगी करेक्टरिस्टिक्स। डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर बच्चे में आता है लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, बी एंड डी, ये दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसके 2 आंसर हैं। फिर भी बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ऐसे क्वेश्चन आंसर के केस में, ठीक है। बट अगर हम अपने थ्योरी के हिसाब से लें तो हमें पता है कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एक तरह से करेक्टरिस्टिक्स है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के करेक्टरिस्टिक्स है। तो दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी प्री ऑपरेशनल स्टेज की।
नेक्स्ट है द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वॉज प्रोपोज्ड बाय LAD के नाम से जिसे जाना जाता है, किसने दी है? चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की ने इसके बारे में बात की थी। तो राइट आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन वॉज प्रपोज्ड बाय। थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन किसने दी थी? ब्रॉडबेंट ने दी थी, ऑप्शन सी है। इसमें इन्होंने क्या बात करी है कि कई बार हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, उत्तेजना होती है, फिर भी उसमें से हम कोई एक जो रेलेवेंट स्टिमुली है उसको क्या करते हैं, उसको चूज़ करते हैं और बाकी सबको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब क्या होगा? एक इस तरह की प्रोसेस जो आपको डायरेक्ट करती है या अवेयर करती है हमें एक रेलेवेंट स्टिमुली चूज़ करने के लिए और बाकी सबको हम इग्नोर कर देते हैं। राइट आंसर आ गया। किसने ये दी है? ब्रॉडबेंट ने दी है। नेक्स्ट है, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बहुत सारे ऐसी थ्योरीज हैं जो आपको नहीं आती हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज आइटम्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉरगॉटन आर। कौन सी होती हैं जो हमें मोस्ट लाइकली होता है कि भूल जाती हैं? आइटम्स दोज आर कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट तरीके से आपको मूर्त तरीके से दिख रही होती हैं, या एट द बिगिनिंग ऑफ ए लॉन्ग लिस्ट, एक बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, कलर से रिलेटेड, एनिमल, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं क्या वो भूल जाता है, या एट द मिडल ऑफ द लॉन्ग लिस्ट बीच में जो चीज़ें पढ़ी वो भूल जाती हैं, या एट द एंड ऑफ लॉन्ग लिस्ट? तो एक तो जो कंक्रीट तरीके से आपको सामने जो चीज़ दिखाई देती है वो तो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा वो भी आपको थोड़ा बहुत मेमोरी में रहता है, और लास्ट में जो आप पढ़ते हो वो भी मेमोरी में रहते हैं। बीच में क्या पढ़ा वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो चीज़ें हमें क्या होती हैं? भूल जाती हैं, है ना? आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी। तो इसका राइट आंसर आ गया सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आई थिंक अब गिलफोर्ड का सेकंड क्वेश्चन आ गया, कौन सी चीज़ यहाँ पे बनानी है? सही है, गिलफोर्ड ने मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, जिसे ऑफ थ्री स्ट्रक्चर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पहली बात जैसे ऑप्शन में है इंटेलिजेंस इज ए फंक्शन ऑफ एक्सपीरियंस नॉट ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट, ये बोला है, या इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रेड्स दैट कैन बी क्लासिफाइड, इंटेलिजेंस इज यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, या इंटेलिजेंस इज ए फंक्शन ऑफ कंटेंट्स एक्स कॉन्टेक्स्ट। तो जो गिलफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है वहाँ पे इन्होंने क्या बात बोली? इन्होंने बोला कि ये क्या है? स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रेड्स है, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर गुण होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने इस पे इन्होंने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर दे दिए थे, जैसे कंटेंट और प्रोडक्ट। तो राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस, CS मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, विदाउट द अनकंडीशनल स्टिमुलस रिजल्टेंस। हमने स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस या कंडीशनल स्टिमुलस किस में पढ़ा है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जो किसने दी है? पैवलोव ने दी है। इसके अलावा हम कंडीशनिंग की बात ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी करते हैं, जो किसने दी है? स्किनर ने दी है। तो यहाँ पे बोला कि जो रिपीटेड प्रेजेंटेशन है कंडीशनल स्टिमुलस की, मतलब ऐसी उत्तेजना जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट द अनकंडीशनल स्टिमुलस, क्या रिजल्ट होता है इससे? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इनहिबिशन, एक्सटेंशन, या हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। तो इससे क्या चीज़ होती है? इससे चांस होते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाए? एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो राइट आंसर आ गया सी। नेक्स्ट है डूब, डोलार्ड, मिलर, मोरर एंड शियर सजेस्टेड दैट ऑल अग्रेसिव एक्ट्स आर काउज्ड बाय। ये जो हम अग्रेसिव बिहेवियर बच्चा शो करता है, इंडिविजुअल शो करता है, ये किसका रिजल्ट है? एंगर की वजह से हमें गुस्सा आता है, या टेंशन की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, या फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है। तो यहाँ से आप क्या याद रखोगे? डूब, डोलार्ड कुछ भी आ जाते हैं, मिलर आ जाते हैं, इन सब ने किसकी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन हिपोथेसिस की बात करी है, या अग्रेसिव फ्रस्ट्रेशन हिपोथेसिस दिया है। तो ये सारे क्या बोलते हैं कि अग्रेसिव बिहेवियर है या अग्रेशन है, वो किसका रिजल्ट होता है? फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, राइट आंसर आ गया डी। नेक्स्ट है ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑफन अप्रोच द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द नंबर ऑफ स्कोर्स इंक्लूडेड गेट्स वेरी लार्ज,
या नंबर ऑफ स्कोर्स इंक्लूडेड गेट्स वेरी स्मॉल, more variables are included in the frequency distribution, certain scores are eliminated from the distribution. जो frequency distribution है ये अप्रोच एक तरह से किस तरह की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो की जाती है, क्या होता है यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्कोर्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं वेरी लार्ज अमाउंट में, वेरी लार्ज नंबर में, उसे हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो राइट आंसर आ गया ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्राइड memories and drives that can be easily recalled but are not within consciousness at the moment are in the. कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कोई चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती हैं, मतलब हम सोच नहीं रहे, हमें याद नहीं है, बट जो मेमोरीज हैं या ड्राइव्स हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं, याद करना चाहते हैं तो फटाफट से वो याद आ जाती हैं, बट हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती हैं. तो कहाँ पे होती हैं? ये पर्सनल अनकॉन्शियस जो माइंड है वहाँ पे होती है, या कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, या सिंपली अनकॉन्शियस में होती है, या प्री कॉन्शियस में होती है. तो जब हम कुछ याद करना चाहते हैं और वो इजीली हमें याद भी आ जाती है, वो मेमोरीज कहाँ पे होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे प्री कॉन्शियस बोला जाता है उसे. ठीक है, किस में होंगी? प्री कॉन्शियस में होंगी. राइट आंसर आ गया डी. नेक्स्ट है बिकॉज द इड, फिर से सिगमंड फ्राइड से क्वेश्चन है, इड ईगो सुपर ईगो इनके कंपोनेंट से. It seeks to gratify its desires without delay. It operates on the, किस पे ऑपरेट करता है? सेटिस्फेक्शन प्रिंसिपल पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो पे, या सुपर ईगो पे? तो ईड करती है किस पे डिपेंड है, किस पे वर्क करती है? प्लेजर प्रिंसिपल पे. ईगो किस पे वर्क करती है? रियलिटी प्रिंसिपल पे. एंड सुपर ईगो किस पे फंक्शन करती है, किस पे बेस्ड है? मोरालिटी प्रिंसिपल पे. लिख लो ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा बी. नेक्स्ट है द मोस्ट एफिशिएंट मैथड ऑफ स्पेस्ड प्रैक्टिस इन ए मोटर टास्क वेरीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू फीचर? टाइप ऑफ द टास्क एंड लेंथ ऑफ स्टडी, रिपीटिशन एंड स्किल कॉम्प्लेक्सिटी, लेंथ ऑफ प्रैक्टिस पीरियड एंड टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर लेंथ ऑफ प्रैक्टिस पीरियड एंड लेंथ ऑफ द रेस्ट पीरियड. जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है जिसमें क्या की जाती है, एक तरह से रुक के आप कई बार क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो भी मोटर टास्क होते हैं वो किस तरह से, कौन से दो ऐसे फीचर्स हैं जिन पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेस्ड होती है. तो एक तो होता है कि कितनी देर के लिए आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, और कितनी देर आप रेस्ट करते हो, इन दोनों चीज़ों पे एफिशिएंसी डिपेंड करती है. तो राइट आंसर यहाँ पे आ गया इसके अकॉर्डिंग डी. लेंथ ऑफ प्रैक्टिस पीरियड एंड लेंथ ऑफ टास्क पीरियड, इन दोनों पे डिपेंड करता है. इसके अलावा आप रिपीट कर रहे हो या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है, सिंबल कितना है, इन पे इतना मैटर नहीं करेगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट places special emphasis on the need for positive regard and the need for self regard? मैश्लो, रॉजर्स, एडलर, या शेल्डन? अब आप फिर से आपने देखा होगा ये चीज़ तो हम पहले भी कार्ल रॉजर में पढ़ चुके हैं. जो स्पेशल एम्फेसिस किस पे देते हैं, नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड या नीड फॉर सेल्फ या ऑर्गेनिज्म बोल दिया. तो अगेन फिर से रॉजर्स की थ्योरी में से क्वेश्चन है. राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी, रॉजर्स, कार्ल रॉजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियरल मोडिफिकेशन टेक्निक विच यूजेस रिपीटेड एक्सपोजर टू एवरेज स्टिमुली और डिस्ट्रीब्यूटिंग सीन्स टू एक्सटिंग्विश द इमोशनल रिस्पॉन्सेज एसोसिएटेड विद दो स्टिमुली इज. जो क्या होगी, सिस्टमेटिक होगी, इम्प्लोसिव होगी, रेसिप्रोकल होगी, या टोकर इकोनॉमी सिस्टम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी बिहेवियर मोडिफिकेशन है, मोडिफिकेशन टेक्निक है जो यूज़ की जाती है, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, स्टिमुली को रिपीट किया जा रहा है, ये किस चीज़ में होती है ये सारी चीज़ें? इसका राइट आंसर आ गया इम्प्लोसिव थेरेपी में किया जाता है. ठीक है, राइट आंसर आ गया बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्फ्रेड बिनेट इज़ फेमस फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट. एल्फ्रेड बिनेट ने क्या किया था? पहला मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए था, वो डेवलप किया था. तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे और क्या बोला जाता है? फर्स्ट मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जाता है. ठीक है, एल्फ्रेड बिनेट ने किया था. नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इफेक्ट इज कंसर्न विद द इफेक्ट्स ऑफ. लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया है? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है. इन्होंने टोटल 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, सॉरी एक मिनट,
3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, जिनमें से क्या आ जाता है, एक लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। रेडीनेस का क्या मतलब हुआ, इन्होंने बोला कि बच्चे का माइंड सेट होना चाहिए कुछ लर्न करने के लिए, पहले वो रेडी होना चाहिए, फिर दूसरा वो एक्सरसाइज करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है लर्निंग, एंड थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब जब आप क्या करते हो, उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हो, एनकरेज करते हो या रिवॉर्ड्स देते हो, पनिश करते हो, तो वो बिहेवियर, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वो चीज़ क्या हो, बार बार वो बिहेवियर रिपीट हो, जैसा कि हमने स्किनर की ऑपरेंट थ्योरी में भी पढ़ा है, क्योंकि स्किनर की जो ऑपरेंट थ्योरी है या ये जो रेनफोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये इन्फ्लुएंस था थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से, तो दोनों में सेम ही बात आ जाती है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट बोल दिया, हार्मोन्स इन बिहेवियर, इंटरनल ड्राइव स्टेट्स ऑन बिहेवियर, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑफ बिहेवियर या एक्टिविटी स्टेट्स ऑन बिहेवियर। तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दे के आप क्या करते हो, इनक्रेज करते हो, और तभी बच्चा क्या करता है, अगर रिवॉर्ड्स दोगे तो बच्चा बार बार रिपीट करेगा बिहेवियर को, और पनिशमेंट से हो सकता है बच्चे का वो बिहेवियर डाई आउट हो जाए, क्योंकि ये नेगेटिव टाइप की इनक्रेजमेंट या रीइंफोर्समेंट आ जाती है। ओके तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑन बिहेवियर। नेक्स्ट है हार्लो एंड जिमरमैन डेमोस्ट्रेटेड दैट फीमेल मंकीज रेस्ड इन आइसोलेशन, जो फीमेल मंकीज़ को आइसोलेशन में अकेले एक तरह से बड़ा किया गया है, क्या चीज़ होगी उससे, कुड नॉट डिस्प्ले मैटरनल अटैचमेंट, killed their offsprings, displayed infant like behavior themselves या became over attached to the offsprings। अब जो फीमेल मंकीज़ हैं उनको अगर आपने बड़ा किया है आइसोलेशन में अकेले, तो क्या चांसेस हैं, हार्लो और जिमरमैन ने क्या किया, कुछ मंकीज़ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जहाँ में उन्होंने शो किया है बच्चे की लाइफ में लव, अफेक्शन, माँ का प्यार, ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर उसे ये चीज़ नहीं मिलती है तो किस तरह से डाइवर्स इम्पैक्ट डालती है ये चीज़ बच्चे की डेवलपमेंट पे। ओके तो इस हिसाब से राइट आंसर जैसे हमारे पास आ जाएगा कि ये लोग क्या करेंगे, कुड नॉट डिस्प्ले मैटरनल अटैचमेंट, नहीं डिस्प्ले करेंगे, शो नहीं करेंगे, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द मोस्ट टेबल फॉर डिटरमाइनिंग द IQ ऑफ मोस्ट 12-year-olds इज द। अब वैसे तो ये सारे टेस्ट क्या आ जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं, बच्चे के इंटेलिजेंस टेस्ट चेक करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, बट इसमें से एक जो बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट है वो स्पेशली है 6 से 16 साल तक के बच्चों का, जब हम क्या करते हैं IQ चेक किया जाता है। ओके तो यहाँ पे 12 ईयर मेंशन किया गया है, 6 to 16 के बीच में आया, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, विस्क। इसका फुल फॉर्म आ जाएगी विचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली 6 से 16 साल के बच्चों के लिए होगा, वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, स्केल फॉर चिल्ड्रन इसके फुल फॉर्म आगे। नेक्स्ट है, द स्किनर बॉक्स इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ। स्किनर बॉक्स का यूज़ किस लिए किया गया था, फॉरवर्ड कंडीशनिंग के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए, या सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग के लिए। तो स्किनर बॉक्स का यूज़ किया गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए, इन्होंने अपने ही नाम पे स्पेशल बॉक्स का नाम रख दिया था स्किनर बॉक्स, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया था, एक रैट को बंद कर दिया था, और जब वो लैच को या स्विच को प्रेस करता था तो उसके जो बॉक्स है उसमें एज ए रिवॉर्ड फूड रिलीज़ किया जाता था। ये आ गया ऑपरेंट कंडीशनिंग, राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट है, मटेरियल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें क्या मटेरियल होगा, मे बी लॉस्ट इफ़ द पर्सन इज़ इंटरप्टेड वाइल रिट्राइविंग इट। जो भी मतलब बच्चा चीज़ याद कर रहा है या पर्सन याद कर रहा है, अगर उसे बीच में हम टोक दें, इंटरप्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो भूल जाएगा उस चीज़ को। या एस hypothesized टू इन्वॉल्व ऑन गोइंग इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इन द ब्रेन रेदर देन चेंजेस इन द ब्रेन सेल्स। सी है, includes all memory that is not currently active, may include information that never passed through short term memory। अब ये मटेरियल जो है इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो मेमोरी वाला हम टॉपिक पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ पढ़ते हैं, मटेरियल, शॉर्ट टर्म मेमोरी, फॉरगेटन, कैसे भूलता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक ही
मेन जो बेसिक टॉपिक होता है वहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कार्ल रॉजर्स, मेमोरी में से, है ना, सिगमंड फ्राइड में से। तो अब यहाँ पे ऐसी हर बार पॉसिबिलिटी होती है कि एक ही जो आपका टॉपिक है उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो मतलब आप बोल सकते हो कि काफ़ी वास्ट सिलेबस है, आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए अगर सीटीबी में आपको अच्छा स्कोर करना हो तो यहाँ पे मटेरियल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है इंक्लूड्स ऑल मेमोरी दैट इज़ नॉट करंटली एक्टिव। करंटली एक्टिव नहीं है बट आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं वो चीज़ है, ठीक है, उसे बोल देंगे मटेरियल। राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस टेस्ट मेज़र। जो इंटेलिजेंस टेस्ट या आईक्यू टेस्ट लिए जाते हैं वो क्या मेज़र करता है? इनेट एबिलिटी को, बच्चे की जन्मजात जो भी क्षमताएं उनको, या बच्चे की परफॉर्मेंस को, एजुकेशनल लेवल को, या बोथ। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो सिर्फ कैसे डिज़ाइन होते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर पाते हैं। ठीक है, उसकी इनेट एबिलिटी क्या है इस चीज़ का पता नहीं वहाँ से लगता है। तो राइट आंसर आ गया बी, क्योंकि जो टेस्ट दिया जाएगा उसमें किसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियसली बच्चा किस तरह परफॉर्म कर रहा है इसी चीज़ को चेक होगा, बाकी चीज़ें तो नहीं पता चलती इंटेलिजेंस टेस्ट से। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। Second order conditioning is an important phenomenon because it demonstrates how an originally neutral conditional stimulus can assume properties of first order conditioning, instrumental stimuli, a reinforcer, a positive reward। तो अब हमने कंडीशनल स्टिमुलस पढ़ा था पैवलोव की थ्योरी में, वहाँ पे 2 टाइप के कंडीशनिंग पढ़ते हैं। मेन तो आ जाता है आपका कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब जो कंडीशनल स्टिमुलस है उसे बोल दिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग। इसके अलावा जैसे हमने वहाँ पे बेल, डॉग को क्या किया जाता है, फूड देने से पहले एक बेल बजाई जाती है, तो उसे से हम बोल देते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। फिर जो बच्चा है या जो जैसे एनिमल यहाँ पे डॉग है वो क्या करता है, कई बार बेल को भी किसी और चीज़ से कनेक्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट को। जैसे हो सकता है सामने से कौन बेल बजाने आ रहा है, या जिस टाइम बेल बजती है उस टाइम लाइट है, अंधेरा है, इस तरह किसी भी चीज़ से लिंक कर लेता है, उसे बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग है ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बिकॉज ये क्या डेमोस्ट्रेट करता है, किसको डेमोस्ट्रेट करेगा, एक तरह से रीइंफोर्सर को। तो राइट आंसर आ गया इसका सी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।